ओके बेटा जी, बिज़नेस री इंजीनियरिंग प्रोसेस के बारे में हमने बात करनी शुरू की थी कि हम उसको री इंजीनियर करते हैं प्रोसेस को, ताकि उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो लाई जा सकें। तो उसके हवाले से हमने दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। एक है बिज़नेस प्रोसेस। बिज़नेस प्रोसेस क्या होता है? हम कहते हैं सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो कि विद प्रॉपर स्टार्टिंग एंड एंडिंग होती हैं, उनकी इनपुट्स और आउटपुट्स डिफाइन होती हैं, और उन एक्टिविटीज़ को फर्दर स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन उन स्टेप्स को हम एक्टिविटीज़ नहीं कह सकते। यानी कि हम उस एक प्रोसेस को फर्दर स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अब कलेक्टिवली हम उनको प्रोसेस अगर बोलेंगे तो हमारे लिए ऐसे प्रोसेस को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हाई लेवल प्रोसेस जो है ना वो क्रिएट करते हैं, और उनके अंदर जो सब प्रोसेस क्रिएट कर लेते हैं, उनको हम स्टेप्स कहते हैं। और हर स्टेप जो है ना हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि उसका प्रोजेक्ट के अंदर क्या स्कोप है, यानी कि प्रोजेक्ट के अंदर वो क्या वैल्यूज़ ऐड कर रहा है। देन हमने एक एग्जांपल देखी थी यहाँ पे कि कोई भी प्रोसेस जो है ना वो सब स्टेप्स के अंदर डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे एक ऑर्डर मैनेजमेंट का प्रोसेस है, सेल से लेके प्रोडक्शन, क्वालिटी, वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंस। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इस जो है ना इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। देन हम री इंजीनियरिंग की डेफिनेशन के ऊपर आए थे। आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। री इंजीनियरिंग हमने कहा था कि फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिज़ाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि हम ड्रामेटिकल इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपने प्रोसेस के अंदर। तो ये यहाँ से अगर डेफिनेशन को देखें तो फंडामेंटल रीथिंकिंग क्या है? जो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग होती है, BPR, जिसको हम चैप्टर 1 से डिस्कस कर रहे हैं, हम कहते हैं कि जी ये कोई स्मॉल लेवल चेंज नहीं है। अगर स्मॉल लेवल चेंज हो तो उसको बिजनेस रीडिज़ाइन नहीं कहते। ये एक हाई लेवल चेंज है जिसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन को हम हिट करते हैं। यानी कि आपके पास अगर हम देखें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, हम सबसे पहले रीज़न ऑफ एग्जिस्टिंग पे आते हैं। किसी चीज़ को, किसी भी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल को एक सिंगल लाइन में डिफाइन किया जाता है। जिस तरह बैंक का हम कहते हैं एक ऐसा सिस्टम जो कि अकाउंट्स के अंदर डेबिट क्रेडिट कर सकता हो। दिस इज़ हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। देन उसके अंदर हम आते जाते हैं उसकी डिटेल्स तक, और एंड पे उसकी कोडिंग तक आ जाते हैं। अब देखें री इंजीनियरिंग से मुराद क्या है? हमने उसका हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन छोड़ के बाकी उसके तमाम चीज़ों को रीडिज़ाइन करना है, हर चीज़ को मॉडिफाई करना है ताकि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो हम कहते हैं कि ये लोगों के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरनली और एक्सटर्नली लिंक्ड इन होते हैं, उन लोगों का हम कहते हैं कि मेंटल लेवल, उन लोगों का सोच का तरीक़ाकार तब्दील करना है। ठीक है, तो हम कहते हैं फंडामेंटल रीथिंकिंग का प्रोसेस है। रेडिकल रीडिज़ाइन से मुराद ये है कि न्यू प्रोसेस शुड लुक वेरी डिफरेंट। ठीक है, हम कहते हैं कि जी नया प्रोसेस जो है वो डिफरेंट होना चाहिए फ्रॉम ओल्डर वन। डिफरेंस किस सेंस में होना चाहिए? ज़ाहिर चीज़ें वैसे ही परफॉर्म होंगी, इंस्पेक्शन चेक्स कम हो जाएंगे, इंस्पेक्शन चेक्स जो है ना वो रिड्यूस हो जाएंगे पहले की निस्बत, और प्रोसेस जो देखेंगे पैरेलल कौन से चल रहे हैं उनको पैरेलल में लेके चलेंगे, और जो नॉन वैल्यू एडेड प्रोसेस होंगे उनको हम स्किप कर देंगे। तो हम देखेंगे कि इन चीज़ों से, ये सारी चीज़ें परफॉर्म करने से, जो भी हमने इनलिस्ट की हैं, हम क्या ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट्स लेके आते हैं। क्या टाइम कॉस्ट सेव हो रही है, या परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, या नहीं हो रही है? हमारे पास है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की डेफिनेशन। अब हम बातें हैं कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है अपने प्रोसेस को री इंजीनियर करने की। देखिए, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, गो कि वो इतनी ज़्यादा फास्टर ना हो, लेकिन अगर ग्लोबली देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा हाईली ट्रांजिटिव है। यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन उसके अंदर आपको नज़र आती है, बहुत ज़्यादा स्पीडी उसके अंदर चेंजेस नज़र आती हैं आपको। तो हम कहते हैं कि जो आपका बिज़नेस प्रोसेस है, अगर आप उसको रीडिज़ाइन नहीं करते तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है, यानी कि जो हाई लेवल बिजनेस कंपनीज़ का एक कह लें कि वो मोनोपोली है, आप उसके अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए फिर आप देखते हैं बिजनेस प्रोसेस को री इंजीनियर कैसे किया जा सकता है, ताकि वक्त के साथ साथ जो मार्केट की और कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जाए। तो उसके लिए फिर आपको ज़रूरत होती है कि आप पुराने सिस्टम से नए सिस्टम की तरफ जाएं। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से मुराद क्या है कि आपका कंपटीशन जो है ना वो आपके सोसाइटी में नहीं है, अराउंड द ग्लोब है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जी अगर आपने बिज़नेस में रहना है, आप अपने बिज़नेस को कामयाब रखना चाहते हैं, तो आप अपनी चीज़ों को फास्टर कर लें और बेटर कर लें, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं पॉसिबल है कि अगले वीक में, अगले मंथ में
वो कोई और कंपटीटर आपसे ज़्यादा फास्टर और बेटर क्वालिटी के साथ कर रहा हो। अगर आप अपने बिजनेस को रिव्यू नहीं करते, उसको री इंजीनियर नहीं करते, तो आप अपने पुराने प्रोसेस के ऊपर रहते हैं। पुराने प्रोसेस आपको उतनी ज़्यादा आउटपुट नहीं देते जितनी मार्केट के अंदर जो है ना आउटपुट चल रही है। इस हवाले से मैंने आपसे पहले भी एक एग्जांपल डिस्कस की थी। जिस तरह हम ये कहते हैं, ये कहावत है कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को निगल जाती है। जो नया कॉर्पोरेट वर्ड है उसमें कहते हैं कि जो फास्टर मछली है ना, जो फास्टर फिश है, वो स्लोअर फिश को निगल जाती है। ठीक है, तो अगर आप मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको फास्टर होना पड़ेगा। फास्टर होने के लिए आप अपने पुराने धक्यानुसी प्रोसेस से जान छुड़ानी आपकी ज़रूरी होती है। जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन पुराने प्रोसेस के ऊपर स्टिक रहती है, आमतौर पे लोगों का ये कहना होता है कि ये तो सदियों से ऐसे ही चल रहा है, तो बरसों से ऐसे ही चलता है, हम तो जब से ऑर्गेनाइजेशन में आए ऐसे ही देखा है हमने तो ऐसे ही किया है। तो ये सबसे बड़ी रेजिस्टेंस होती है किसी भी प्रोसेस को रिव्यू करने के लिए, रीडिज़ाइन करने के लिए, री इंजीनियर करने के लिए। तो अगर आप उसको रिव्यू करते हैं, बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, आगे जाके हम डिस्कस करने वाले हैं। हम अगर उन हर्डल से जान नहीं छुड़ाते तो इसका मतलब है कि हम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। दूसरी रीज़न ये क्या है, इकोनॉमीज इन मोस्ट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इज़ मैच्योरिंग। इकोनॉमीज जो है ना वो मैच्योर, देखें आपके सामने जो एग्जांपल्स हैं, कोरिया है या जापान है, अगर आप 50 से 60 साल पीछे चले जाएं तो ये इनकी इकोनॉमीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा कहने की मिजरेबल थी। लोग जो थे वो गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे थे। लेकिन अगर आप देखें तो एक कंपनी से, इवन एक कार कंपनी के प्रोडक्शन से और उसके एक्सपोर्ट से वो ग्रो कर चुके हैं। ठीक है, और उनकी इकोनॉमी जो है वो टॉप इकोनॉमीज में जो है ना काउंट होती है। सिमिलरली कोरिया जो है, उसकी मशीनरी जो है, आप कहीं भी चले जाएं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चले जाएं, मैकेनिकल इंडस्ट्री में चले जाएं, सिलाई मशीन है एट्सेट्रा, आप देखते हैं जो चीज़ कोरिया की है वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो रिलायबल भी है और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग भी है। उन्होंने अपने प्रोसेस को रिव्यू किया। ठीक है, अब वो आपकी जो आपके बिजनेस का प्रोसेस है ना सिर्फ आपके लिए ज़रूरी है, आपकी कंट्री के ग्रो के लिए ज़रूरी है। उसके लिए मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। मर्जर एंड एक्विजिशन एक टर्म है, इससे मुराद ये है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को स्पीड अप करने के लिए, फास्टर करने के लिए दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज होती हैं, उनके साथ शेयरिंग करती हैं, उनके साथ जो है ना वो अपना कहने के बिजनेस के अंदर शेयर्स रखती हैं ताकि बिजनेस प्रोसेस फास्टर हो सके। ठीक है, जहाँ पे वो चीज़ें एक दूसरे के साथ सेपरेट बाउंड्रीज के अंदर होती थी, अब भी वो सेपरेट बाउंड्रीज के अंदर है, लेकिन वो लॉजिकली आपस में इंटरकनेक्टेड हो चुकी हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको ज़रूरत होती है कि आप कोई इनोवेटिव बिजनेस मॉडल रखें। अगर आप कोई अपना जो है वो एम नहीं रखते, आप प्रोडक्शन जो है ना उसी लेवल, उसी फ्लो में लेके चलना चाहते हैं, तो आइंदा 5 से 7 साल में जो इंडस्ट्री है वो आपकी फ्लॉप हो जाएगी, वो बैठ जाएगी, डेड एंड पे चले जाएगी। हम इनोवेटिव बिजनेस मॉडल, सबसे पहले हमने जब ERP की बात की थी तब भी हम कहते थे सबसे पहले हम किसी भी प्रोसेस का, किसी भी प्रोजेक्ट का विजन और मिशन डिसाइड करते हैं कि अगले 10 साल में, अगले 20 साल में हम कहाँ पे होना चाहिए हमको। उसके लिए हम मार्केट में जो एग्जिस्टिंग जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, एग्जिस्टिंग अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, उनको स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन कंपटीटर्स हैं या इस तरह की और एग्जांपल किस तरह से ग्रो कर रही हैं, उसके मुताबिक 10 साल का, 15 साल का विजन मिशन बनाया जाता है। ठीक है, बिजनेस मॉडल क्रिएट किया जाता है जो कि अपनी नौइयत में इनोवेटिव होता है। फिर हम फोकस करते हैं ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स, ऐसी चीज़ें जो मार्केट में नहीं हो और डिमांडिंग हो, उनके ऊपर फोकस करते हैं। और आप फोकस करते हैं बेटर, फास्टर एंड चीपर दैन योर कंपटीटर्स। ये जब तक आप अपने प्रोसेस को नहीं बनाते, आप सर्वाइव नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। ठीक है, तो बिजनेस प्रोसेस रीडिज़ाइन हम बार बार यहाँ पे ERP में इसको क्यों डिस्कस करते हैं। ERP में डिस्कस करने का पर्पज़ ये है कि जैसे जैसे हम ERP को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस प्रोसेस भी रिव्यू होता जाएगा। इस तरह की और भी हमारे पास टेक्निक्स हैं, जिस तरह से TQM है, जिस तरह से JIT है, जिस तरह से 6 सिग्मा है। ये बिजनेस प्रोसेस को रिव्यू करती हैं, बिजनेस प्रोसेस को इम्प्रूव करती हैं, उनके स्टैंडर्ड्स डेवलप करती हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है, पहले जो होता था ना एक मॉडल होता था बिजनेस का, वो सदियों चल सकता था। अब जो एक मॉडल है वो कह लें कि वो मे बी 10 ईयर्स चले, मे बी 5 ईयर्स चले या उससे भी कम चले। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं आज से 10 साल 15 साल पहले पढ़ाई जाती थी इंस्टीट्यूट्स में,
और हम समझते थे कि अगर इसमें जो है ना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर लिया जाए तो हम बहुत ज़्यादा सिक्योर फ्यूचर के साथ जो है ना मार्केट में जाएंगे। अब उन मार्केट में उन लैंग्वेजेस को कोई पूछने वाला नहीं है। जिस तरह से अब आपके सामने डाटा साइंसेस की लैंग्वेजेस हैं, आपके सामने एआई की लैंग्वेजेस हैं, आप जो है वो पाइथन एटसेट्रा में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करते हैं, उसके मॉडल्स क्रिएट करते हैं। आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले इसके कॉन्सेप्ट्स नहीं थे। ठीक है, तो मे बी अगले 15 साल में हम जो है ना, अगले 10 साल में हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ऑब्सलीट, ख़त्म हो जाने वाली लैंग्वेजेस हों जिनके ऊपर आज हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप मार्केट में रहना चाहते हैं तो आपके पास इनोवेटिव बिजनेस आइडिया होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि जिस तरह कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ ग्रो कर रही हैं, आपका कंपटीटर आपसे बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी प्रोडक्ट देगा और सस्ते प्राइस में देगा। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, उसका बिजनेस जो है वो डेड एंड पे चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रीज़न है फॉर ऑफ प्रोटेक्टेड मार्केट्स। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वो पहले स्पेसिफिक डोमेन्स के अंदर रहते हुए सेल करती थी। अब उनकी सेलिंग जो है वो अराउंड द ग्लोब है, यानी कि इम्पोर्टिंग एक्सपोर्टिंग का प्रोसेस जो है ना वो इतना ज़्यादा फास्टर हो चुका हुआ है कि अब जो इतनी ज़्यादा इंटेंसिफाइड मार्केट है, इतनी ज़्यादा इंटेंसिफाइड कंपटीशन है कि आपको अराउंड द ग्लोब सर्वाइव करना पड़ता है। ठीक है, अब वो बॉर्डर बाउंड्रीज जो है ना, उसकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है चीज़ों को सेल करने के लिए। ठीक है, उसमें फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फ़ायदा ये होता है कि आपको कम से कम जो नए रुझानात का पता चलता है दुनिया के अंदर, और नुकसान ये होता है कि आपको उस लेवल पे लेके भी जाना पड़ता है। अदरवाइज़ आपका जो कस्टमर है वो आपकी प्रोडक्ट परचेज़ करने के बजाय दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करेगा, चाहे वो अक्रॉस द बॉर्डर ही क्यों ना हो। और नेक्स्ट हमारे पास है द राइज ऑफ इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन से मुराद बिज़नेस के हवाले से अगर हम इसको देखें तो बिज़नेस है जहाँ पे चीज़ें जो फिज़िकल परचेज़ की जाती थी, अब यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डरिंग है। आपके पास बेशुमार इसकी इस तरह की एग्जांपल्स हैं। ये चीज़ें आपको आपके कस्टमर को भी अवेलेबल हैं। ठीक है, आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट का कंपैरिजन करता है ऑनलाइन घर बैठे दूसरी कंपनी के साथ, जिनकी कंट्री के अंदर ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, यहाँ पे टैक्सेशन का मैकेनिज्म ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी के अंदर जिद्दत मौजूद है। आपका कस्टमर ये नहीं देखता कि आप किस कंट्री के अंदर हैं, उसके अंदर अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। वो कंपेयर करता है आपको दूसरी इंडस्ट्री के साथ जो कि किसी ऐसी कंट्री के अंदर है जहाँ पे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है और टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर है। तो वहाँ पे आपका कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट को कभी भी सिलेक्ट नहीं करता। इन वजूहात की बुनियाद पे हम देखते हैं कि अगर हम बिज़नेस को रिव्यू नहीं करते, बिज़नेस प्रोसेस को री इंजीनियर नहीं करते, तो अल्टीमेटली आपका जो प्रोजेक्ट है वो, आपका जो बिज़नेस है वो फेल हो सकता है। तो ये वजूहात हैं जिनकी वजह से हम बिज़नेस प्रोसेस को रिव्यू करते हैं। जब तक हम बिज़नेस प्रोसेस को रिव्यू नहीं करेंगे, रिडिज़ाइन नहीं करेंगे, हम कभी भी मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। अब हमारे पास आता है प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, उनके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। अगर हम बिज़नेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करते हैं, फ़ायदे क्या अचीव होंगे और नुकसान क्या हो सकते हैं बिज़नेस प्रोसेस को रिव्यू करने के। ग्रेजुअली देखते हैं, मेरे ख्याल में पहले फ़ायदे देख लेने चाहिए किसी भी चीज़ के। तो अगर हम फ़ायदों की बात करें तो पहले नंबर पे हमारे पास आता है इंटरप्राइज इंटीग्रेशन। इंटरप्राइज इंटीग्रेशन से मुराद, आप जब बिज़नेस प्रोसेस को रीडिज़ाइन करते हैं तो बहुत सारे इंडिविजुअल डिपार्टमेंट जो कि अपने इंडिविजुअल गोल्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे होते हैं, उनके KPIs जो होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, वो अपने डिपार्टमेंट के हद तक होते हैं। वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस को इम्प्रूव करने के बजाय अपनी जॉब को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली आपका प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं चैप्टर 2 के अंदर। तो प्रोसेस को स्लो डाउन होने से बचाने के लिए हम उनको एक यूनिक गोल देते हैं, उनके यूनिक KPIs बनाते हैं। ठीक है, उनको री इंजीनियर इस तरह से करते हैं कि इंटरप्राइज के जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स हैं वो कलेक्टिवली एक विजन मिशन के ऊपर फोकस करते हों। तो ये हमारे पास पहला इसका फ़ायदा है कि हम इंटरप्राइज के डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है वर्कर एम्पावरमेंट। वर्कर्स जो ना उनको एम्पावर किया जाता है। वो किस तरह से एम्पावर किया जाता है, अब देखें, जब आप किसी पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल किसी इंस्टीट्यूट में अभी भी वो जो है ना वो C लैंग्वेज पढ़ाई जाती हो, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स और प्लस टीचर्स वो सारे के सारे जो है ना C+ लैंग्वेज, लैंग्वेज को लर्न कर रहे होंगे, जिसका मार्केट के अंदर कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा।
अगर उसकी जगह पे हम पाइथन पढ़ा रहे हों या उसकी जगह पे हम कोई 5th जनरेशन लैंग्वेज पढ़ा रहे हों, तो ना सिर्फ आपका स्टूडेंट, आपकी प्रोडक्ट जो है वो इम्प्रूव होगा, बल्कि आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी एम्पावर्ड होंगे, वो भी मार्केट में जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके मुताबिक हम आहंग होंगी, उनके अंदर नई ट्रेनिंग्स आएंगी, नया नॉलेज डेवलप होगा, वो मार्केट में ग्लोबली जो है ना वो सर्वाइव करने के कैपेबल हो जाएंगे। तो एम्प्लॉयज़ की एम्पावरमेंट आती है, ये इसका फ़ायदा है। फिर उसके बाद आता है नो हैंड्स ऑफ, यानी कि ट्रेनिंग्स जो होती हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आप नया प्रोसेस बिल्कुल लॉन्च करते हैं ज़ीरो से, उसके लिए नए आपको ऑपरेटर्स रखने पड़ेंगे, नई मशीनरी रखनी पड़ेगी और ट्रेनिंग के सेटअप्स बने रखने पड़ेंगे, नए ऑपरेटर्स होंगे, नए हेल्पर्स होंगे, नए सुपरवाइजर्स होंगे। अगर आप उसी प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं, उसी प्रोसेस को इम्प्रूव करके री इंजीनियर करके उसको जो ना उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बना लेते हैं, तो देखिए वही अमला है, वही सुपरवाइज स्टाफ है, वही हेल्पर्स हैं, वही ऑपरेटर्स हैं, वही मालिकान है, वही मैनेजरियल टीम है, लेकिन वो नए रूल्स के मुताबिक काम करती है, अकॉर्डिंग टू न्यू प्रोसेस डिज़ाइन वो मूव करती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इसका कंपैरिजन करें न्यू प्रोसेस के साथ, तो आपको नई ट्रेनिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अल्टीमेटली टाइम भी सेव होता है, उसका कॉस्ट भी सेव होती है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सिंप्लीफाइड प्रोसेस को सिंप्लीफाइड किया जाता है। हम देखते हैं कि हमारे जो है ना यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है रिड्यूस NVA एलिमिनेट वेस्ट। NVA से मुराद होता है नॉन वैल्यू एडिड। ऐसी स्टेप्स, ऐसी ऑब्लिगेशंस, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि आपके प्रोसेस को के अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं करती। फॉर एग्जांपल हम किसी जगह पे यूजलेस इंस्पेक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक गारमेंट कंपनी है, वो डिफरेंट पार्ट्स जो है ना पहले स्टिच करती है, देन उनको आपस में इंटीग्रेट करके वो एक पैरेलल गारमेंट बनाती है। तो जहाँ पे बाजू स्टिच हो रहे हैं, जहाँ पे वो कॉलर स्टिच हो रहे हैं, पहले उनकी इंस्पेक्शन करें, फिर हम फाइनल स्टेप पे आके उस गारमेंट, उस प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करें। गो के इससे जो है ना वो कुछ प्रोसेस इंप्रूवमेंट नज़र आती है, लेकिन ओवरऑल टाइम वेस्टेज ज़्यादा हो जाती है। अगर हम उसके बजाय उसको कंबाइन करने के बाद एक जो कंबाइंड अपैरल प्रोडक्ट है उसको टेस्ट कर लें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा मौसर साबित होती है। बहुत ज़्यादा इंस्पेक्शंस, बहुत ज़्यादा चेक ऑफ्स जो है ना वो आपके प्रोसेस के अंदर नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर हम ऐसी एक्टिविटीज़ को जो है ना वो एलिमिनेट कर दें, तो हमारा प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जिन चीज़ों के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन अपना बहुत ज़्यादा पैसा या टाइम वेस्ट कर रही होती है, हम उनको एलिमिनेट कर देते हैं, इससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होता है। उसके बाद हमारे पास आता है केस मैनेजर एज SPOC। SPOC स्टैंड फॉर सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अगर मैनेजर जो है वो अपने प्रोसेस को सिंगल एक जगह पे लीड कर रहा हो, ये अगेन आपके फर्स्ट पॉइंट के साथ इंटरलिंक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटीग्रेशन होती है, जहाँ पे इंडिविजुअली हम डिपार्टमेंट वाइज गोल्स के ऊपर फोकस करने के बजाय अपनी ऑर्गेनाइजेशन लेवल के गोल्स के ऊपर फोकस करते हैं, तो वहाँ पे आप डिपार्टमेंटल हेड्स की बातों को फोकस करने के बजाय उनसे इंफॉर्मेशन शेयर करने के, आपके पास सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ना वो मैनेजर होता है। ये हम कहते हैं कि पूरे प्रोसेस को जो मैनेज कर रहा है वो मैनेजर आपके पूरे तमाम डिपार्टमेंट जो उसके अंडर आते हैं उनका सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, वो सिंगल जो है ना आंसरिंग पर्सन होता है। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो हमारे पास रिपोर्टिंग होती है वो उससे टाइम सेव होता है। हम कहते हैं इफेक्टिव यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम इस री इंजीनियरिंग को फोकस कर लेते हैं, तो जाहिर है हम ERP इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो अपने प्रोसेस को हम IT बेस्ड कर लेते हैं, ERP बेस्ड कर लेते हैं, वो ज़्यादा स्मिट्राइज हो जाते हैं, ज़्यादा स्पीड अप हो जाते हैं। कैसे होते हैं इसके ऊपर हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर बहस की हुई है। ये फ़ायदे हैं किसी भी जगह पे बिजनेस प्रोसेस को रीडिज़ाइन करने के, री इंजीनियरिंग करने के। अब यहाँ पे हमारे पास आते हैं नुकसानात क्या हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में आया है कि जो बिज़नेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग होती है वो फेल हो जाती है। उसके रीज़न बहुत सारी होती हैं। कुछ जो है ना उसकी नुकसानात ये हैं, जो अपने प्रोजेक्ट को, अपने प्रोसेस को री इंजीनियर करते हैं। पहले नंबर पे उसका नुकसान ये होता है कि इसका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ये नीचे वाला पॉइंट लिखा हुआ है ना, हाई रेजिस्टेंस टू चेंज, इसको लोग रेजिस्ट बहुत कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि अगर ये बिज़नेस प्रोसेस रिव्यू हो गया तो हमारी जॉब ना चली जाए। फिर ये होता है कि कुछ प्रोसेस अगर एलिमिनेट हो जाए तो कुछ एम्प्लॉयज़ जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन निकाल ना दे उनको। बिज़नेस जो है ना वो हम कहते हैं कि बिज़नेस ज़ाहिर है जब भी ग्रो करता है, जो चीज़ें, जो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वक्त के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते,
ऑर्गेनाइजेशन को उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। जब ऑर्गेनाइजेशन को उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेंशन रेट, छोड़ के जाने का रुझान जो है बढ़ जाता है। तो ये होता है, ये नुकसान होता है कि लोग आप इसको रेजिस्ट करते हैं। कैन टेक लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और हम कहते हैं कि जी इसकी जो है ना वो कोई एग्जांपल अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। तो अगर एग्जांपल अवेलेबल नहीं होती, बाज़ जगह पे अवेलेबल होती है, बाज़ जगह पे उसकी एग्जांपल अवेलेबल नहीं होती। तो अगर हम नए सिरे से कोई रेसिपी ट्राई करते हैं तो अल्टीमेटली फेलियर के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। कैन कंज्यूम लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, कॉस्ट, टाइम, एग्जेक्टिव टाइम एक्सेट्रा। बहुत सारे लोग अपना जो है ना वो काम छोड़ के उसके री इंजीनियरिंग या रीडिज़ाइनिंग के प्रोसेस के ऊपर आके काम करना शुरू करते हैं, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी स्लो हो जाती है। तो ये कुछ नुकसान आते हैं जो कि हम देखते हैं ERP बिज़नेस को रीडिज़ाइन, री इंजीनियरिंग करने के। अब हमारे पास आती हैं रीजंस ऑफ फेलियर्स। जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी बिज़नेस प्रोसेस को रिव्यू करने लगती है तो उसके फेल होने की ये वजूहात होती हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है, हम कहते हैं कि जी फोकस नहीं होता, नो फोकस ऑन प्रोसेस। हम प्रोसेस के ऊपर फोकस करने के बजाय हम बाज़ दफ़ा उसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर या सब प्रोसेस के ऊपर या स्टेप्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। उसका एक और नुकसान भी होता है, हम कहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पुअर स्कोपिंग। हम ये नहीं डिसाइड कर पाते कि किस प्रोसेस के ऊपर हमें कितना फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। ये पुअर स्कोपिंग भी कहलाता है और पुअर फोकसिंग भी कहलाता है। हम 100% इम्प्रूवमेंट ले आते हैं किसी ऐसे प्रोसेस के अंदर जिसका जो है ना वैल्यू एडिंग आपके टोटल प्रोसेस के अंदर 1 और 2% है। हम उसको इम्प्रूव करके तो 2.5% पे ले जाएंगे, 3% पे ले जाएंगे, लेकिन बाकी 97% के ऊपर हम उतना फोकस नहीं कर पाते। हम कहते हैं पुअर फोकसिंग है और पुअर स्कोपिंग है। इसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट जो है आमतौर पे फेल होता है। हम कहते हैं कि जी एनालिसिस के ऊपर हम बहुत ज़्यादा टाइम फेस कर लेते हैं, यानी कि पहले प्रोसेस को इतना ज़्यादा रिव्यू करते हैं कि मंथ्स उसके ऊपर स्पेंड हो जाते हैं। उसका नुकसान क्या होता है, आपकी जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो अपना फोकस, अपनी इंटेंशन जो है ना वो उसको छोड़ देती है इसकी तरफ से। यानी कि हम कहते हैं टॉप मैनेजमेंट की इंटरेस्ट लेवल चेंज हो जाता है इतना ज़्यादा एनालिसिस करने से। हम कहते हैं टू मच एज इज एनालिसिस, ये करने से। फिर हम ये करते हैं, एक और रीज़न जो होती है, हम टॉप मैनेजमेंट जो होते हैं, टॉप लीडरशिप, उनको इग्नोर कर देते हैं। उनको ऑन द बोर्ड लेने के बजाय उनको हम छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि ये अगर वो लोग यहाँ पे रीडिज़ाइनिंग में आ जाएंगे, प्रोडक्शन का काम स्लो डाउन हो जाएगा। हम कुछ ऐसे लोगों को यहाँ पे लगा देते हैं जो कि बिज़नेस के प्रोसेस को ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। फिर हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है कि हम डायरेक्टली कॉन्सेप्चुअल लेवल से इम्प्लीमेंटेशन लेवल के ऊपर चले जाते हैं, प्रोटोटाइपिंग नहीं करते। ये लिखा हुआ है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग से क्या मुराद होता है, आप उसके मॉडल्स बनाते हैं, कार्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, कागज़ को इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए आप कुछ और सच इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप उसको रियलाइज़ करें कि रियल वर्ल्ड में ये कैसा होगा। इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन प्रोटोटाइपिंग, हम क्या करते हैं, उसका डिज़ाइन बनाते हैं, उसको सोचते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जो कि फेलियर की एक सबसे बड़ी रीज़न होती है। फिर हम ये देखते हैं कि इसमें लोगों के क्या कंसर्न होंगे, क्योंकि जब लोग रेजिस्ट करते हैं तो उसकी कोई वजूहात होती है ना। एक वजह ये होती है कि वो अपने जॉब से फियरफुल हो जाते हैं कि जॉब हाथ से ना चले जाए। दूसरी वजह ये होती है कि वो उन चीज़ों को हाइड कर रहे होते हैं जो उनके नॉलेज में नहीं है, जिनके ऊपर उनकी ट्रेनिंग नहीं है। तो आप उन लोगों से डिस्कस करें उनके बारे में। अगर आप डिस्कस नहीं करते तो अल्टीमेटली आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं। अगर आप लोगों के कंसर्न्स को नोट करते हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनको जॉब सिक्योरिटी देते हैं, तो अल्टीमेटली ये फेलियर के चांसेस कम हो सकते हैं। देन हमारे पास आता है लिटिल चेंज इन प्रोसेस, नो रीडिज़ाइनिंग। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी रीडिज़ाइनिंग करते हैं जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, और बाकी प्रोसेस को छेड़ते ही नहीं है, बाकी प्रोसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं लाते। उसकी रीज़न ये होती है बाज़ दफ़ा कि नए प्रोसेस के लिए जो मशीनरी अवेलेबल होती है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो इक्विपमेंट रिक्वायर होता है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है, हम उसको उसकी तरफ जाने से गुरेज कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले उसको टेस्ट नहीं किया होता। तो ये हमारे पास कुछ रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से
आपका प्रोसेस फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो बिज़नेस प्रोसेस फेल होने की, रीडिज़ाइनिंग फेल होने की ये वजूहात होती हैं। अगर हम इनको एलिमिनेट कर दें तो हम अपने जो ना वो फोकस प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी आपको नज़र आएंगी। अगर आप उसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें, कमिटेड एंड टॉप लीडरशिप एंड टॉप मैनेजमेंट लें, उनको कमिटेड रखना है। ये आपकी जो एक टीम बनती है, अगली स्लाइड के ऊपर जाके हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे पास टीम बनती है वो जितनी ज़्यादा कमिटेड होगी, जितनी ज़्यादा फोकस्ड होगी, उतना ज़्यादा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग बेहतर होगी, उतना रीडिज़ाइन बेहतर बनेगा। दूसरे नंबर पे जो की टू सक्सेस है कि आप प्रोटोटाइप्स बनाएं। प्रोटोटाइप से मुराद अभी मैंने आपको समझाया कि उसका फिजिकल मॉडल बनाएं, उसकी वर्किंग को एनालाइज करें। अगर फिजिकल मॉडल आपका सक्सेसफुल नहीं है तो प्रोसेस को दोबारा से रीडिज़ाइन कर लें, बजाय इसके कि आप डायरेक्टली लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर चले जाएँ। ज़ाहिर है लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जाएंगे तो जो है आप पिछले वाले जो प्रोसेस को भी छोड़ चुके होंगे और नए वाला भी फ्रूटफुल नहीं होगा, तो अब दोनों का जो है ना नुकसान, दोनों का जो हम कहते हैं जो भी लॉस उसका होगा वो री इंजीनियरिंग टीम के ऊपर आ जाता है। तो री इंजीनियरिंग टीम को अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए प्रोटोटाइपिंग जो है ना उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और फिर प्रोटोटाइपिंग की बार बार अप्रूवल्स की ज़रूरत होती है ताकि टॉप मैनेजमेंट भी अपने कंसर्न्स उसके ऊपर जो है वो उसको शो करती रहे साथ साथ में। फिर हम ये देखते हैं कि जो अर्ली सक्सेस है उसको कब मेजर किया जाता है। ठीक है, ये नहीं है कि आप उसके प्रोसेस को लेके चलते हैं तो आपको अगले हफ्ते में उसकी जो ना प्रोडक्ट की आउटपुट नज़र आनी शुरू हो जाती है। हम कहते हैं अर्ली सक्सेस जो आपको 3 से 6 महीने के अंदर नज़र आनी शुरू होगी। हम उसका टाइम पीरियड देते हैं और ग्रेजुअली हम उसको जो प्रोसेस रीडिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, उसके जो हमारे पास समरात हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली कैन हेल्प इन मैनेजिंग चेंज। कम्युनिकेशन जो है, जो चीज़ें आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कम्युनिकेशन, जैसे जैसे आप रीडिज़ाइन करते जा रहे हैं लोगों को उसके बारे में कम्युनिकेट करते जाएं, जैसे जैसे लोग उसके बारे में अवेयरनेस हासिल करेंगे वैसे वैसे वो उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना शुरू कर देंगे, अपने आप को उसके लिहाज से तब्दील करना शुरू कर देंगे। अगर आप जो हम कहते हैं एट वन स्टेप सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर देंगे तो बहुत सारे लोग जो है ना उस चेंज को रेजिस्ट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। अगर वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी हो रही है तो वो अपनी परफॉर्मेंस उतनी नहीं देंगे दानिस्ता तौर पे, ताकि वो सिस्टम फेल होके तो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाए। यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जैसे ये पहले हमने जो हमारे पास से ये एजुकेशन सिस्टम है OBE, जो हम कहते हैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन जो है OBE, जब इसको इम्प्लीमेंट किया, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को अडॉप्ट किया तो बहुत ज़्यादा लोगों ने रेजिस्ट किया। लेकिन ग्रेजुअली जब उनको हम लेके आए कि CLOs क्या होते हैं, PLOs क्या होते हैं, उनकी मैपिंग क्या होती है, उनकी जो है ना वो असेसमेंट कैसे होनी चाहिए, उनके टूल्स क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैसे इसके साथ लिंक हो सकते हैं, प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव किस तरह से लिंक हो सकते हैं, प्रोग्राम आउटकम्स किस तरह से लिंक हो सकती हैं। तो जैसे जैसे ये चीज़ें मार्केट में आती गई, इनको स्टेप बाय स्टेप लेके आता गया, तो अब ये हमारे पास एक कॉमन प्रैक्टिस है। यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी कोर्स ऐसा शुरू ही नहीं किया जाता जिसका जो ना PEO के साथ लिंक ना हो, जिसके PLOs अवेलेबल ना हो, जिसके CLOs डिफाइन ना हो और उनका लेवल डिफाइन ना हो, ब्लूम टेक्सोनॉमी के मॉडल को फॉलो ना किया गया हो। तो अगर शुरू में आप एट अ टाइम लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे तो लोग उसको रजिस्ट करेंगे और अल्टीमेटली सिस्टम फेल हो जाएगा। आप क्या करते हैं, उसको ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों को उसके बारे में अवेयर करना शुरू कर देते हैं। अगर हम कहते हैं पीपल उसके बारे में अवेयर नहीं होंगे तो वो ज़्यादा फियरफुल होंगे, जैसे ही वो एकदम इम्प्लीमेंट होगी वो अपने आप को उस सिस्टम में ज़्यादा इनसिक्योर फील करना शुरू कर देंगे, अल्टीमेटली वो सिस्टम को रिजेक्ट कर देंगे। तो जैसे जैसे सिस्टम को रीडिज़ाइन करते जाएं, आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने टेक्निकल वर्कर्स को, हेल्पर्स को एक्सेट्रा उसके बारे में आगाह करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे पास सक्सेस का एक रेट है, एक रीज़न है जिसकी वजह से हम अपने रीडिज़ाइन प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाते हैं। अब देखें जिस तरह से OBE इम्प्लीमेंट हो गई है तो उसके बाद हम CQI के ऊपर, कॉन्टीन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो अगर हम इसको एट अ टाइम इम्प्लीमेंट कर देते तो ये मे बी इतना ज़्यादा रजिस्टिव होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उसको अडॉप्ट ना करती। नेक्स्ट हमारे पास है नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ये सबसे लेंथी टॉपिक है, हम कहते हैं चैप्टर का री इंजीनियरिंग फेज़ है। इस फेज़ के आगे सब फेजेस आएंगे, सब स्टेप्स आएंगे, उनको हम ग्रेजुअली देखना शुरू करते हैं।
पहले नंबर पे हम इस जो रीइंजीनियरिंग प्रोसेस का ओवरव्यू लेते हैं। ओवरव्यू लेने के बाद उनके वन बाय वन उनके स्टेप्स के ऊपर जाना शुरू करेंगे हम। सबसे पहला जो स्टेप है, हैव द रीइंजीनियरिंग टीम इन प्लेस। एक टीम फॉर्म की जाए। टीम में क्या क्या लोग होंगे, उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, उसकी सेग्रीगेशन या उसका ऑर्गेनोग्राम कैसा होगा, उसके ऊपर फोकस करते हैं। सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस टू बी रीडिज़ाइंड। हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रोसेस होते हैं, उनमें से हम उन प्रोसेस को चूज़ करते हैं जिनको री इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है, जो कम टाइम में री इंजीनियर हो जाते हैं, उनका बेंचमार्क सेलेक्ट करते हैं। तो हम उनमें जो लिस्ट होती है उनमें हाईलाइट कर लेते हैं कि हम इन प्रोसेस को रीडिज़ाइन करेंगे। प्रोसेस डायग्नोसिस। डायग्नोसिस से मुराद क्या है, हम उसमें देखते हैं कि इस प्रोसेस में सब एक्टिविटीज़ कितनी हैं, उन एक्टिविटीज़ का इम्पेक्ट कितना कितना है, और उनमें कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि वैल्यू एडिंग है, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो वैल्यू एडिंग नहीं है। प्रोसेस रीडिज़ाइन में जो वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ नहीं होती उनको एलिमिनेट किया जाता है। जो वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ होती हैं उनको पैरेललाइज किया जाता है, यानी कि वो एक दूसरे के पैरेलल कितनी चल सकती हैं ताकि कम ड्यूरेशन में ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जा सके। तो प्रोसेस को हम रीडिज़ाइन करते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ को इन लाइन करते हैं, एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। अगर कुछ नॉन वैल्यू एडिंग है तो उनको स्किप कर देते हैं, वैल्यू एडिंग है तो हम उनको फास्टर बनाने के लिए पैरेलल वर्किंग के ऊपर चले जाते हैं। फिर हमने जो डिज़ाइन बनाया होता है उसकी प्रोटोटाइपिंग करते हैं। प्रोटोटाइपिंग से मुराद उसके मॉडल्स बनाए जाते हैं, फिजिकल मॉडल्स, ठीक है। लॉजिकल मॉडल को देख के फिजिकल मॉडल बनाया जाता है। देन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दी जाती है लार्ज स्केल में। और इस सारे प्रोसेस के दौरान हम अपने एम्प्लॉयज़ को अपडेट करते रहते हैं कि हम इन प्रोसेस के ऊपर क्या वर्किंग कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड जो हमारे पास नया मॉडल है वो क्या होगा। और इसमें अगर किसी भी फेज़ के ऊपर आपको समझ आता है कि ये चीज़ हमने जो प्रोड्यूस की है ये हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है या ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, तो हम उससे पिछले फेज़ को चेक करते हैं। अगर वो वहाँ पे उसको रिजॉल्व किया जा सकता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम उससे टॉप वाले फेज़ के ऊपर चले जाते हैं। तो ये हमारे पास री इंजीनियरिंग के फेजेज़ हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो री इंजीनियरिंग टीम जो है ना वो क्रिएट की जाती है, ठीक है। री इंजीनियरिंग टीम को क्रिएट करने के सबसे पहला जो स्टेप होता है ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। पहला जो रोल है वो लीडर है। लीडर हम कहते हैं एक ऐसा पर्सन है जिसके अंदर जो ना वो एक कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने उसको सलाहियत दी है कि वो प्रोसेस के अंदर जो ना वो फील करता है कि इसको हम बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। वो इस पोजीशन के ऊपर है कि वो उसको चेंज करने की सलाहियत रखता हो, उसके अंदर मोटिवेशन की पावर होती है। वो करता क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को मोटिवेट करता है, इन्वॉल्व करता है, उनको समझाता है, कमिट करता है कि ये जो प्रोसेस है हम इसको री इंजीनियर कर सकते हैं, रीडिज़ाइन कर सकते हैं, इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसा पर्सन वो लीडर कहलाता है, वो पहला रोल है इसका। तो लीडर का काम क्या होता है कि बिज़नेस प्रोसेस में को देखे, आइडेंटिफाई करे कि कहाँ पे जो है ना री इंजीनियरिंग की जा सकती है। उसके हवाले से वो सीनियर जो मैनेजर्स होते हैं उनकी प्रोसेस ओनर टीम बनाता है। ये जो आपको नज़र आ रही है एक ओनर टीम बनाता है। फिर इसका काम जो है वो मोटिवेशनल और स्पोर्टिंग रोल का है। एक मोटिवेशनल रोल होता है, ये मोटिवेट करता है, लोगों को समझाता है, उकसाता है, इस तरफ उभारता है ताकि लोग फोकस करें नए प्रोसेस के ऊपर, ताकि प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट उसको इंश्योर किया जा सके। फिर इसका काम क्या होता है, एस्टेब्लिश मेजर ऑफ परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड्स। परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड्स के मेजरमेंट्स के यानी कि KPIs प्रोड्यूस करता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लेके आता है। यानी कि वो बताता है कि अगर आप इतने टारगेट्स अचीव करेंगे तो आपको ये रिवार्ड मिलेगा, आपकी सेल्फ ग्रूमिंग इतनी होगी, आपकी सैलरी ग्रूमिंग इतनी होगी। अगर आप इनको फोकस नहीं करते तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वो काम करता है। उसके बाद हम कहते हैं कि जी एक स्ट्रेटजी, क्योंकि हमने ये बात पहले देखी थी कि कम्युनिकेशन जो है ना, अगर इन टाइम कम्युनिकेशन होती है तो कम्युनिकेशन आपके रीडिज़ाइनिंग इंजीनियरिंग के प्रोसेस को स्पीड अप कर देती है। अगर हम इन टाइम कम्युनिकेशन करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर दें, यानी कि कम्युनिकेशन की एक स्ट्रेटजी डिफाइन कर लें कि जो जो चीज़ें हम रीडिज़ाइन करते जा रहे हैं वो एम्प्लॉयज़ तक कैसे जो है ना वो कम्युनिकेट होंगी, किस तरह से उनको अवेयर किया जाएगा, जहाँ पे एक स्ट्रेटजी उसने तय करनी होती है। तो ये लीडर का रोल है। इसके बाद हमारे पास ये जो मल्टीपल रोल्स हैं, मेरे ख्याल में इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। इन रोल्स के बारे में बुक में भी ब्रीफ डिस्कशन अवेलेबल है, यहाँ पे भी एक स्लाइड मैंने ऐड की हुई है, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आपस में क्या लिंक प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो लीडर है ये अपॉइंटमेंट कर रहा है,
ठीक है, प्रोसेस ओनर की और प्रोसेस टीम की। यहाँ पे आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि टीमें दो तरह की हो जाती हैं, एक रीडिज़ाइन टीम होती है, रिप्रोडक्शन टीम आ जाती है। ये कहाँ कहाँ से रिपोर्ट्स जो है ना वो गेट कर रहा है, तो ये आपका मेन जो है ना हम कहते हैं रोल है इसका। इस डायग्राम को मद्देनज़र रखते हुए हम इन तमाम जो हमारे पास एक्टर्स हैं, तमाम जो रोल्स हैं, उनकी तमाम डेजिग्नेशन जो है, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखेंगे और उनके अंडर जो लोग हैं उनको रिपोर्टिंग कैसी होती है वो देखेंगे। ये हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगा इंशाल्लाह।